गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको टेंसों के बारे में बताऊंगा। जैसे कि सबसे पहले आपको दिखाई भी दे रहा है भाई, द सिंपल प्रेजेंट टेंस और द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का नाम ही क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो इसकी पहचान क्या है? इस टेंस से संबंधित वाक्य का क्या करते हैं? इस टेंस से संबंधित वाक्य का जब हिंदी में उच्चारण किया जाता है तो वाक्य के अंत में ता हूँ ते है की आवाज़ आती है। यानी ता है ती है ते है, ता हूँ ती हूँ, इस तरह की आवाज़ आती है। कहाँ आती है? जैसे मोहन स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है या मोहन स्कूल जाता है। सीता अपना होमवर्क लिखती है, सीता अपना गृह कार्य लिखती है, ये नीति है। तो इस तरह से जब आप हिंदी की बनाते हैं किसी सेंटेंस की, तो उसकी हिंदी ऐसे लगती है भाई जैसे वाक्य के आखिर में क्या है भाई, ता है ती है ते है, ता है ती है ते है, ती हूँ। तो इस तरह की आवाज़ आती है। इसके बाद सबसे पहले भाई जैसे सिंपल सेंटेंस में क्या करते हैं? तो सिंपल सेंटेंस के अंदर जैसे क्या किया गया है, जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है और फिर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो सिंपल सेंटेंस में क्या किया गया भाई? सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। कौन सी टेंस की बात हो रही है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। या कैसे होता है भाई? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SAIS प्लस ऑब्जेक्ट। आप ये देखेंगे भाई सिंपल सेंटेंस अभी एक बार तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिख दिया, और दूसरी बार सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SAIS प्लस ऑब्जेक्ट लिख दिया। ऐसा क्यों है? इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अगर सब्जेक्ट बहुवचन है, तो उसके साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है? वो बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। लेकिन जो पिछला भाग है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है? वो सब्जेक्ट एक वचन है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा हुआ है? SAIS प्लस ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। इसके बाद अभी नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा आपका? तो सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद क्या लगा हुआ है? हेल्पिंग वर्ब डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका रीज़न क्या है भाई? ये आपको बताते हैं। यानी अगर शुरू में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट अगर बहुवचन है तो क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब डू नॉट। ठीक है, डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और नोट क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव के लिए नोट आता है भाई, क्योंकि वाक्य नेगेटिव था। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या थी? डू कैसे वाक्य में आती है? जब सब्जेक्ट बहुवचन हो। तो सब्जेक्ट प्लस डू नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद है बी से नेक्स्ट सेंटेंस में क्या किया गया है? सब्जेक्ट प्लस डज नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसा क्यों किया गया है? यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? एक वचन है, तो इसलिए सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगी हुई है? डज लगी हुई है। नोट नेगेटिव सेंटेंस को दर्शाता है, इसलिए आया हुआ है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको दिखाई दे रहा है भाई, यानी नोट हमेशा किसके बीच में लगता है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट लगता है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट आता है। और जो वाक्य भाई प्रेजेंट सिंपल, यानी जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है या जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें डू नोट और डज नोट यानी हेल्पिंग वर्ब का जो प्रयोग है, डू और डज का प्रयोग जो है, वो सिंपल सेंटेंस में नहीं होता है, केवल नेगेटिव में या इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है आपका। नेक्स्ट में जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर वाक्य बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब डू पहले आ जाएगी। तो डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आखिर में क्वेश्चन मार्क। ये आपको क्या बताया जा रहा है? अभी सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया जा रहा है। और इसके बाद अगर वाक्य सिंगुलर है तो सिंगुलर में डज बाहर आ जाएगा। प्रश्नवाचक वाक्य में डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सारा क्या है? इस सेंटेंस का क्या है? स्ट्रक्चर है। क्या है भाई? ये आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर है आप सभी बच्चों। इसके बाद है एस का मतलब क्या है भाई? सब्जेक्ट यानी कर्ता कारक। वी का मतलब होता है वर्ब, और ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। यानी जो पिछले पेज पर आपको दर्शाया गया था भाई, एस का मतलब क्या है, वी का मतलब क्या है, ओ का मतलब क्या है, ये आपको पता होना चाहिए।
सब्जेक्ट के रूप में क्या बताया गया भाई, यदि ही सी इट सिंगुलर नाउन हो, ही सी इट सिंगुलर नाउन यानी एक वचन नाउन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, SEIS लगाते हैं। इसका आप ध्यान रखेंगे। अगर सब्जेक्ट क्या हो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एक वचन हो, या प्रोनाउन आया हुआ, प्रोनाउन जैसे ही क्या होता है एक लड़का, और शी एक लड़की, इट भी सिंगुलर के लिए प्रयोग होता है। तो ये क्या होते हैं, ये सारे जो हैं ये सिंगुलर हैं, एक वचन है, इसलिए इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं, SEIS का प्रयोग करते हैं। जैसे माई मदर, मम्मी तो एक ही है ना भाई, माई मदर गोज़ टू टेम्पल डेली, यानी मेरी मम्मी जो है रोज़ाना कहाँ जाती है, माई मदर गोज़ टू टेम्पल डेली, मेरी मम्मी रोज़ाना टेम्पल जाती है। अब मम्मी एक थी इसलिए गो के साथ क्या लग गया, ES लग गया, गो के साथ क्या लग गया, ES लग गया। तो माई मदर गोज़ टू टेम्पल डेली, और ये काम हर रोज़ हो रहा है। जो काम हर रोज़ होता है वो किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है माई मदर डज नॉट गो टू टेम्पल डेली, भी मेरी मम्मी रोज़ाना टेम्पल नहीं जाती है। एक ऐसा वाक्य ये नेगेटिव है, तो मदर तो एक ही है इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगी, डज। माई मदर डज नॉट गो, मेरी मम्मी नहीं जाती है टू टेम्पल यानी मंदिर नहीं जाती है, डेली रोज़ाना। तो डज नॉट गो, डज किस में आया है, ये वाक्य कैसा था भाई, नेगेटिव था, इसलिए डज प्लस नोट लग गया है। और अगर वाक्य में भाई डू नोट या डज नोट का प्रयोग करते हैं तो उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, टेम्पल डेली। इसके बाद अगला सेंटेंस है, अगले सेंटेंस में डज योर मदर गो टू टेम्पल डेली, क्या आपकी मम्मी रोज़ाना मंदिर जाती है। तो ये वाक्य कैसा भी प्रश्नवाचक है, योर मदर आपकी मम्मी एक है इसलिए हेल्पिंग वर्ब डज को बाहर निकाला गया है क्योंकि डज आता है सिंगुलर के लिए। तो डज योर मदर गो टू टेम्पल डेली, क्या आपकी मम्मी रोज़ाना टेम्पल जाती है। अब यूजेज, इसके यूज़ का कहाँ कहाँ है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए इसके प्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं। इन वाक्यों में डेली, एवरी डे, ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, जर्नली शब्द लगे होते हैं। इन वाक्यों में कैसे वर्ड लगे होते हैं, डेली, एवरी डे, ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, जर्नली शब्द लगे होते हैं। इन वाक्यों में कैसे शब्द लगे होते हैं, डेली, एवरीडे, ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, जर्नली शब्द लगे होते हैं। तो टू डिस्क्राइब हैबिचुअल एक्शन, आदत वाले कार्य को बताने के लिए, टू डिस्क्राइब हैबिचुअल एक्शन, आदत वाले कार्य को बताने के लिए। राम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो राम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राम सुबह क्या करता है, राम सुबह जल्दी उठता है। राम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो राम एक लड़का इसलिए गेट के साथ क्या लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है। राम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राम सुबह जल्दी उठता है। देन ही गोज फॉर ए वॉक, तब वो सैर के लिए जाता है। ही के साथ क्या लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे लगा हुआ है, ही गोज, देन ही गोज फॉर ए वॉक। इसके बाद आपका सेकंड सेंटेंस है टू एक्सप्रेस ए जर्नल यूनिवर्सल और साइंटिफिक ट्रूथ, यानी सामान्य, शाश्वत या वैज्ञानिक तथ्य को बताने के लिए। टू एक्सप्रेस ए जर्नल होता है सामान्य, यूनिवर्सल होता है सार्वभौमिक, और साइंटिफिक होता है वैज्ञानिक सच्चाई। यानी जो कोई सच्चे वाक्य होते हैं ना भाई, उनमें इस टेंस का प्रयोग होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। द सन राइजेज इन द ईस्ट, भाई सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। द सन राइजेज, सूर्य निकलता है। द सन राइजेज, सूर्य निकलता है, राइज का मतलब निकलना। द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। तो सूरज तो एक ही है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। टू एक्सप्रेस ए फैक्ट विच इज ट्रू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ऐसे तथ्य व्यक्त करने के लिए जो बोलते वक्त सत्य हो। टू एक्सप्रेस ए फैक्ट विच इज ट्रू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी ऐसा तथ्य है जो बोलते वक्त सत्य हो। करिश्मा लीव्स इन मुंबई, करिश्मा कहाँ रहती है भाई, मुंबई में रहती है। तो लीव के साथ क्या लगा हुआ है, करिश्मा एक लड़की है इसलिए लीव के साथ क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। मैंने आपको ये भी बताया था भी एस कहाँ लगता है और ई एस कहाँ लगता है। अगर जो वर्ब है, वर्ब का आखिरी अक्षर एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो और ओ हो, तो हम उनके बाद ई एस जोड़ते हैं। अगर ये चीज़ें ना हों तो हम क्या करते हैं, एस लगाते हैं। इसका आपको पता होना चाहिए भाई। इसके बाद अगला सेंटेंस है भाई, डी पार्ट में आ गए इसके हम। तो डी पार्ट में इन डिस्क्राइबिंग रनिंग कमेंट्रीज, आंखों देखा हाल बताने के लिए। टू डिस्क्राइबिंग रनिंग कमेंट्रीज,
ने आंखों देखा हाल बताने के लिए कैसे प्रयोग करेंगे इसका? रमन पासिस द बॉल टू कमल। रमन जो है बॉल किसके पास पहुंचाता है? कमल के पास। एंड ही हिट्स इट इनटू द गोल, और वो उसको गोल में पहुंचा देता है। रमन पासिस द बॉल, रमन किसके पास बॉल पहुंचाता है? रमन बॉल पहुंचाता है कमल के पास, और कमल बॉल किसके पास पहुंचा देता है? गोल में पहुंचा देता है। रमन बॉल किसके पास पहुंचा देता है? गोल में बॉल को पहुंचा देता है। रमन पासिस, रमन तो एक लड़का है और पास के साथ क्या लगा हुआ है? आखिर में एस है ना भाई, आखिर में डबल एस है, इसलिए क्या लगा दिया? ई एस लगा दिया। रमन पासिस द बॉल टू कमल, यानी रमन जो है बॉल किसके पास पहुंचाता है? कमल के पास। एंड ही हिट्स इट इनटू द गोल, और वो उसको कहाँ पे पहुंचा देता है? गोल में। एंड ही हिट्स इट इनटू द गोल, हिट के साथ क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है, क्योंकि ही एक लड़का है अभी, इसलिए हिट के साथ क्या लगा हुआ है? ऐसे लगा हुआ है। हिट क्या है? मेन वर्ब है। रमन पासिस द बॉल टू कमल, रमन जो है बॉल को कमल के पास पहुंचाता है और वो उसको गोल में पहुंचा देता है। इसके बाद अभी आगे चलते हैं। भी नेक्स्ट जो आपका टेंस है द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का हम प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो इस टेंस से संबंधित वाक्य का जब हिंदी में अनुवाद किया जाता है तो वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, इस तरह की आवाज़ आती है। यानी इस टेंस से संबंधित वाक्य जब हिंदी में अनुवाद किया जाता है तो वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, इस तरह की आवाज़ें आती हैं। यानी सीता खाना खा रही है, सीता खाना खा रही है। अमन स्कूल जा रहा है, तो जा रहा है, जा रही है, बच्चे खेल रहे हैं। तो अगर हिंदी बनाते किसी सेंटेंस की तो उसमें क्या आता है भाई? आखिर में जो मैंने ये पहचान आपको बताई है तो ये पहचान आपको पता चलेगी। अब सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, यानी सब्जेक्ट के हिसाब से भी अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो इज हेल्पिंग वर्ब लगेगी, अगर सब्जेक्ट के रूप में आई दिया हुआ है तो एम लगेगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और सब्जेक्ट कोई बहुवचन है तो आपने हेल्पिंग वर्ब आर लगानी है। यानी तीनों में से एक का प्रयोग करना है, तीनों प्रयोग नहीं करने होते। सब्जेक्ट एक वचन है तो इज का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट बहुवचन है तो आर का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट के रूप में आई आया हुआ है तो एम का प्रयोग करेंगे। और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसका स्ट्रक्चर है? ये सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है ये आपको बताया गया है। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब के रूप में क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से एक लगानी है और वो सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो आर लगेगा, सब्जेक्ट एक वचन है तो इज लगेगा, और सब्जेक्ट के रूप में आई आया हुआ तो एम लगेगा। और प्लस नोट, प्लस नोट नेगेटिव को बताने के लिए प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे पहले लगाई जाती है, यानी इज एम आर में से एक लगानी है, और किसके अनुसार लगानी है? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट बहुवचन है, सब्जेक्ट बहुवचन है तो आर बाहर आ जाएगा, सब्जेक्ट एक वचन है तो इज बाहर आ जाएगा, और सब्जेक्ट के रूप में आई है तो एम बाहर आ जाएगा। प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। अब आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, नीचे दिखाया गया है। ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ है, ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ किसका प्रयोग करते हैं? इज का प्रयोग करते हैं। वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ क्या प्रयोग करते हैं? जितने भी प्लूरल नाउन होते हैं, जितने भी बहुवचन संज्ञाएं होती हैं उनके साथ आर का प्रयोग करते हैं। ये सेंटेंस देखिए, लुक देखो, द टू बॉयज़, अब बच्चे कितने हैं? बच्चे तो दो हैं। द टू बॉयज़ आर फाइटिंग, भी दो बच्चे क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। देखो देखो क्या बताया गया है? टू बॉयज़ आर फाइटिंग, भाई दो बच्चे क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। टू बॉयज़ आर फाइटिंग, यहाँ पर बच्चे दो थे इसलिए आर आ गया। भाई आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और फाइट क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपने काम को कर रहा हूँ। तो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है भाई? मैं अपने काम को क्या कर रहा हूँ? मैं अपने काम को कर रहा हूँ। आई के साथ क्या लगा हुआ है? हेल्पिंग वर्ब एम लगा हुआ है। और डूइंग क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। आई एम डूइंग माई वर्क।
अब इसके यूज़ कहाँ कहाँ होता है इसका। इट शोज व्हाट इज हैपनिंग नाउ एट द टाइम ऑफ राइटिंग और स्पीकिंग, यानी जो काम अब बोलते वक्त या लिखते वक्त हो रहा हो। इट शोज व्हाट इज हैपनिंग नाउ एट द टाइम ऑफ राइटिंग और स्पीकिंग, यानी जो काम अब बोलते या लिखते वक्त हो रहा हो। शुभम इज स्टडिंग, भाई शुभम तो पढ़ रहा है, शुभम एक लड़का है ना, शुभम इज स्टडिंग, शुभम तो पढ़ रहा है। इन इज रूम, कहाँ पढ़ रहा है, अपने कमरे में पढ़ रहा है। बट इज ब्रोदर, लेकिन उसका जो भाई है ना अरुण जो है वो क्या कर रहा है, इज प्लेइंग, वो खेल रहा है। कहाँ खेल रहा है, इन द गार्डन, उसका भाई कहाँ खेल रहा है, गार्डन में खेल रहा है। तो शुभम तो अपने कमरे में पढ़ रहा है, लेकिन उसका जो भाई है वो क्या कर रहा है, वो गार्डन में खेल रहा है, यानी जो बोलते या लिखते वक्त जो काम हो रहा हो। सेकंड रूल है भाई इसका। सेकंड रूल में क्या बताया गया है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन, ऐसे कार्य को बताने के लिए, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच मे नॉट बी एक्चुअली गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बट गोइंग ऑन इन जर्नल, ऐसा काम जो बोलते वक्त तो नहीं हो रहा लेकिन सामान्य रूप से हो रहा है। सी इज़ राइटिंग ए बुक ऑन इकोनॉमिक्स, वो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है, जो अर्थशास्त्र जो सब्जेक्ट है उस पर एक पुस्तक लिख रही है। सी तो एक लड़की है इसलिए हेल्पिंग वर्ब के आगे इज आ गया है। सी इज़ राइटिंग, राइट क्या है अभी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। सी इज़ राइटिंग ए बुक ऑन इकोनॉमिक्स, वो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है, अर्थशास्त्र जो सब्जेक्ट है उस पर क्या कर रही है, एक पुस्तक लिख रही है। इसके बाद भाई इसका अगला नियम है टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज़ लाइकली टू हैपन इन नियर फ्यूचर, ऐसे कार्य को बताने के लिए जो निकट भविष्य में घटित हो सकता है। टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज़ लाइकली टू हैपन इन नियर फ्यूचर, ऐसे कार्य को बताने के लिए जो निकट भविष्य में हो सकता है। माई ब्रदर इज कमिंग नेक्स्ट वीक, यानी मेरा भाई जो है वो अगले सप्ताह आ रहा है। माई ब्रदर इज कमिंग नेक्स्ट वीक, मेरा भाई क्या कर रहा है, अगले सप्ताह आ रहा है। ठीक है, मेरा भाई क्या कर रहा है, मेरा भाई अगले सप्ताह आ रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल जाता है, इससे हमें पता चल जाता है भाई निकट भविष्य में कोई काम होने जा रहा है, तो उसके लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग हमें करते हैं। तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस अभी आपको बता रहे थे। ठीक है, तो ये सभी नियम जो हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे।